पिछले वीडियो में बात की थी डीएलएड 2014 के 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो अब हम आगे इससे आगे 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट चलिए इनको एक बार देख लेते हैं कि 2014 में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग 2024 में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 51 से 53 में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित संख्या का चुनाव कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो इसकी रीजनिंग हम देख लेते हैं। टू को हमने 4 से इंटू किया है और यहाँ पे हम क्या इंटू करें कि हमारा 20 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे हमने इसको x मान लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, 8x हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। यानी कि यहाँ पे हमने 2 × 4 × 2.5 कर रखा है, तब जाके हमारा 20 आया है यहाँ पे। इसी प्रकार से 3 × 9 इंटू हमने क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है कि हमारा 90 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको x मान रखा है, 3 × 9 × x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/27 आ जाएगा, जो कि 9 के पहाड़े से कट के 10/3 आ जाएगा, जो कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33 आएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा था 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू की एक 2.5 आई, एक 3.33 आई। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 2.5 आया था पहले, दूसरे में क्या आया था 3.33, यानी कि अब नेक्स्ट वाले में 2.5 से मल्टीप्लाई करना है हमको इस नंबर को। ठीक हो गया। तो यानी कि हम 4 × 8 × 2.5 करेंगे, तब हमारा कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। यहाँ पे हमारा 4 × 8 था, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 का, जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। तो हमारी जो रीजनिंग लगी है यहाँ पे 2.5 से पहले हमें इंटू करना था, फिर 3.11 से, और इसके बाद 2.5 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद अगर कोई और संख्या इस तरह से गिवन होती तो उसमें 3.33 से हमें मल्टीप्लाई करना होता। 52, तो इसमें इस तरह से सर्कल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें इसकी रीजनिंग तो बहुत ही ईजी है, तो इसको यहीं पे बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स को लिखा गया है इस तरह से। 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है, 8 का 64 होता है, तो 1 का क्या होगा, 1। तो यहाँ पे पहला बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक आंसर है इसका। उसके बाद 53 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये भी, इसकी भी रीजनिंग क्या है, ईजी सी है, तो इसको भी यहाँ पे बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और ये क्वेश्चन मार्क को बताना है हमको। तो यहाँ पे देखिए 7 × 9 कितना होता है, 63 होता है, तो यहाँ पे 63 लिखा है। 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे लिख रखा है। 15 × 2 कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ पे लिख रखा है। तो इसी प्रकार से 15 × 9 कितना होगा, तो वो होगा 135 होगा, तो जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 54 है, एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यानी कि अब विपरीत सतह पर बताना है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें ये देखना होता है कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। तो एक पासे में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 के साथ कौन कौन से नंबर हैं, तो ये इसके अपोजिट में नहीं होंगे। तो 3 के साथ है 2 और 5। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा पासा है उसमें 2 तो कट गया है, यानी कि 6 और 4 में से इसका क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। लेकिन 2 इसमें भी था और इसमें भी था, तो ये तो नहीं होगा इसका अपोजिट, यानी कि विपरीत सतह पे ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि इसके जस्ट सामने वाला जो अंक है वही इसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसी प्रकार से 55 क्वेश्चन है। निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा है। तो यहाँ पे हम नीले के विपरीत देखेंगे, तो नीले के विपरीत, नीले के साथ जो भी लिखे हैं वो उसका विपरीत नहीं होगा, यानी कि नारंगी नहीं हो सकता, बैंगनी नहीं हो सकता, तो बैंगनी ऑप्शन कट गया। ठीक है। तो नीले के साथ यहाँ पे पीला लिखा है और नारंगी लिखा है, तो पीला भी नहीं हो सकता, पीला भी कट गया। ठीक है। और यहाँ पे नीले के साथ लाल भी लिखा हुआ है, पीला भी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया। तो जो नीले के जो विपरीत सतह पर होगा वो होगा गुलाबी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये एक आकृति दे रखी है, 56 है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इस तरह का प्रश्न आकृति है, तो इसमें आपको इन ऑप्शंस को देख के बताना है कि ये वाली आकृति किसमें है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 57 है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा पैटर्न वो बताना है हमको। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको यहाँ पे इस तरह के, देखिए ये बनाना है हमको इस तरह से, और ऊपर की तरफ को एरो होना चाहिए हमारा। तो ऊपर की तरफ एरो इसमें है, लेकिन ये यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो है, एक इसमें है एरो, एक इसमें भी है, इसमें नीचे की तरफ एरो है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो बी और डी में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबे तरीके से दे रखा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अब निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 58 से 60 में बाएं पक्ष में चतुर्थ स्थान रिक्त है, यानी कि यहाँ पे ये रिक्त है बोल रहा है, तो दाहिने पक्ष में यहाँ पे दी गई कुछ आकृतियां हैं, इससे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तर्क संगत प्रतीत हो उसका क्रम उत्तर पत्रक में दर्शाइए, यानी कि इसमें से हमें छांटना है कि चौथे नंबर पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। तो हम किसी भी एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इस डॉट को पकड़ लें। तो देखिए डॉट पहले यहाँ पे था, फिर दूसरा यहाँ पे आया, फिर तीसरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो 3 कोने तो हो चुके हैं इसके डॉट के। तो अब कौन सा कोना बचा है इसका, यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे डॉट बचा है। तो यहाँ पे डॉट कितने में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इस एरो को पकड़ते हैं, तो एरो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जी जहाँ पे नहीं है एरो वो यहाँ पे होना चाहिए, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए एरो। तो एरो देखते हैं हम, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों में एरो ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, सी वाला। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे की तरफ को है, यहाँ पे ऊपर की तरफ को है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें भी हमें ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें से हमें चौथा बताना है। तो यहाँ पे भी हम या तो हम क्रॉस को पकड़ लें या हम ट्रायंगल को पकड़ लें। तो ट्रायंगल को अगर हम पकड़ते हैं तो ट्रायंगल एक पहला ऊपर को आ रहा है, फिर नीचे को, फिर ऊपर का, यहाँ पे क्या आएगा नीचे की तरफ को। तो नीचे की तरफ को कहाँ कहाँ पे है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब हम एक डॉट को पकड़ लेते हैं, तो डॉट देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो अब कहाँ पे होना चाहिए, इस तरफ को होना चाहिए। तो इसका 59 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 60 क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, तीसरी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि ये वाली जो आकृति है इस स्क्वायर के अंदर चली गई है। अब यहाँ से जो स्क्वायर है वो बाहर आ गया है, तो यानी कि अब स्क्वायर जो है किसी आकृति के अंदर चला जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन आप प्रीवियस में देख रहे हैं कि कोई भी आकृति दोबारा रिपीट नहीं हुई है, तो ये आकृति रिपीट हो रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये भी आकृति यहाँ पे स्क्वायर का पहले यूज़ हो चुका है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर का पहले यूज हो चुका है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो आकृति है वो अंदर की तरफ जाएगी स्क्वायर की, किसके अंदर जाएगी, वो जाएगी ट्रायंगल के अंदर। तो इसमें यही रीजनिंग लगी है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा नाप सके। यानी कि आपको यहाँ पे किसी 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा नाप सके ऐसे बड़े से बड़े बर्तन की कैपेसिटी बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा 15 और 25 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15 और 25 के क्या क्या गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 × 5 15 का गुणनखंड होता है, 25 का होता है 5 × 5। अब इसमें जो कॉमन होता है वो क्या होता है, हमारा HCF होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें तो कॉमन क्या है, 5 ही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से 62 क्वेश्चन है हमारे पास। संख्या श्रृंखला ये दे रखी है आपको, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या अब नेक्स्ट आएगी। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से एक पैटर्न फॉलो होता है। तो अब हम पैटर्न देखते हैं इसमें। तो देखिए अगर हमें ये पैटर्न कैसे देखना होता है कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें, घटाएं, जोड़ें, गुणा करें कि हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो आ जाए, है ना। तो अगर हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और अगर हम 9 में 6 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है 2 4 6 8 10 12, यानी कि एक पहाड़ी की तरह है। पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, तो इसी तरह से 14 जोड़ेंगे लास्ट वाले में, ठीक है। तो अगर हम 45 में 14 जोड़ दें तो कितना आएगा हमारे पास, 59। तो यहाँ पे ऑप्शन में 59 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ये ही इसका राइट ऑप्शन है। 63 क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो ये एक श्रेणी दे रखी है आपको, इसमें नेक्स्ट पद क्या होगा वो बताना है, ठीक हो गया। तो अब इसमें देखिए पहले पैटर्न देखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए 19 को हमने इसके आगे वाली जो संख्या थी इससे गुणा किया था, इस वाली संख्या को हमने इस वाली संख्या से गुणा किया था। फिर ये 38 आया, 38 को हमने 3 से गुणा किया तो 114 आया। अब 114 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या आएगी। तो इसमें इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 456। उसके बाद हमारा 64 क्वेश्चन है, 325 259 204 160। तो इसके बाद क्या आएगा, इस श्रेणी में दी गई संख्याओं के आधार पर खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो पैटर्न हमें कैसे भी निकालना है, या तो जोड़ के, या घटा के, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके, तो कैसे भी हमें देखना है, ठीक है। 325 में से अगर हम 259 को घटाएंगे तो हमारे पास अंतर आएगा, जब हम इसको घटाएंगे तो अंतर आएगा 66। अब अगर हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 55। अब इन दोनों संख्याओं को घटाने पे हम देखेंगे तो इसके अंतर आएगा 44, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या पैटर्न देखा, पहले 66 था, फिर 55 था, और उसके बाद कितना हो गया, 44 हो गया। यानी कि अगली संख्या के
और 160 में से जब हम अगली संख्या को घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आएगा, 33 के बराबर आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो पैटर्न क्या समझ में आया, पहले 66 था अंतर, फिर 65 था, फिर 44 था, अब कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे देखिए 160 में से हम कितना घटाएं कि हमारे पास आंसर कितना आ जाए, 33 आ जाए, यानी कि हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो 160, अब हमें ये x फाइंड करना है, तो यहाँ पे x यहीं पे रहेगा और ये माइनस का 33 इधर आ जाएगा और x यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 160 में से जैसे ही हम 33 घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 127। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, 27 है। यानी कि अगर हम 160 में से 127 घटाएंगे तो हमारे पास 33 का अंतर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब 65 क्वेश्चन है, संख्या श्रेणी ये बतानी है, इसका अगला पद क्या होगा ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रखा है। तो देखिए अब हमारा जो 2 के बाद है 9 बना है, तो 9 कैसे बना है ये देख लेते हैं। तो 2 गुणा 4 अगर करें तो हमारा 8 होता है, प्लस अगर 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या। अब अगली संख्या कैसी आएगी, तो देखिए यहाँ पे 9 गुणा अगर हम फिर से 4 करें तो 9 चौको कितना होता है, 36 होता है। 36 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना होगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो 39 इंटू अगर हम 4 फिर से कर दें, लेकिन उसमें हम जोड़ें कितना, 5, तो कितना आएगा हमारे पास, 161 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि जो नंबर है वो हम चेंज कर दे रहे हैं। पहले हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, तो हमें नेक्स्ट कितना लेना है, यानी कि हम 161 में इंटू करेंगे 4 से, प्लस कर देंगे 7 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 1 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो 5 आ जाएगा। 5 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। और 13 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो हमारे पास 29 आ जाएगा। अगर 29 में हम 32 ऐड कर दें तो 61 आ जाएगा। अगर हम 31 में, अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें हर संख्या का क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया। तो अगली संख्या में क्या जोड़ेंगे हम, 64 जोड़ेंगे, क्योंकि 32 का जो डबल होता है, यानी कि गुणा 2 करके कितना होता है, 64 होता है। तो 61 में अगर हम 64 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 125। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 67 से 70 में प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित अक्षर या अक्षर समूह बताइए। तो यानी कि यहाँ पे इसके बाद क्या, कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि कौन सा लेटर आएगा वो बताना है हमको इंग्लिश का। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सी के बाद एफ कौन से नंबर पे आता है, तो आप देखेंगे CDEF, यानी कि सी के बाद 3rd नंबर पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। इसी तरह से एफ के बाद आई देखेंगे, FGHI, यानी कि यहाँ पे भी 3rd नंबर पे। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे हर जगह पे। तो एल के बाद ओ भी इसी तरह से आया होगा +3 के उसमें। तो लास्ट अगर हम बताना है ओ के बाद क्या आया होगा, तो देखिए OPQR, तो यहाँ पे लास्ट लेटर हमारे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद 68 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो होगा, ABZBCY CDXDEW। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद डायरेक्ट पहला लेटर जो है बी आ रहा है, बी के बाद डायरेक्ट लेटर सी आ रहा है, सी के बाद डायरेक्ट लेटर डी आ रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा, ई आएगा। पहला तो ये हो गया। तो ई देखिए सभी में है, लगभग सभी में है। ठीक है, तो ई तो सभी में है। अब बी के बाद देखिए यहाँ पे सेकंड लेटर सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। यानी कि जो सेकंड लेटर होना चाहिए वो एफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बाकियों में ई एफ तो है। अब लास्ट लेटर को चेक करते हैं, ए ऑप्शन तो हमारा कट चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड है, वाई है, एक्स है और डब्ल्यू है, यानी कि क्या चल रहा है, रिवर्स फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है। ठीक है, तो FEF, तो हमारा जो पैटर्न बना वो क्या बना, ई बना, फिर एफ बना और उसके बाद बना वी। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है हम देखते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास बी में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद है 69 क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, AGLP। तो बीच का बताना है हमको। पहले हमें पैटर्न को देखना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न इसमें बन रहा है। तो देखिए ए जो है वो पहला लेटर है, 1 नंबर पे आता है। जी जो आता है वो 6 नंबर पे आता है। और एल जो आता है उसके बाद, यानी कि ए के बाद +6 करेंगे तब जाके कौन सा आएगा, जी आएगा। उसके बाद +6 करेंगे, +5 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, एल आएगा। +5 से समझते हैं, जैसे GHIJKL 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। जी के बाद 5वें नंबर पे। अब उसी तरह से एल के बाद पी कौन से नंबर पे आ रहा है, देखना कि +4 पे आएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, पहला तो 1 था, फिर क्या हो गया, उसके बाद 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। इसी तरह से पी के बाद जो आएगा वो 3 नंबर पे आएगा। ठीक हो गया, 3 नंबर पे आएगा, फिर 3 के बाद 2 नंबर पे आएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी पी के बाद आएगा उसके बाद जो यू होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। अब देख लेते हैं कौन सा आएगा। पी पे देखिए हमें क्या करना है, 3 लेटर के बाद देखना है, पी के 3 लेटर बाद, PQRS। तो हमारा क्या आ रहा है, एस आ रहा है आंसर में। अब एस के बाद यू देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, STU। तो यू क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि +2 कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा लेटर आ रहा है, यू आ रहा है। यानी कि हमने जो रीजनिंग यहाँ पे लगा रखी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा एस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज़्यादा इजी है। देखिए ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद क्या होगा, एस होगा। उसके बाद टी के बाद यू है,
यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा। उसके बाद ई, ई के बाद क्या है, एफ है, एफ के बाद जी एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बना, एस एक्स आई। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस एक्स आई। 71 क्वेश्चन है, जो संबंध न्यायालय का न्याय से है वही संबंध विद्यालय का है। तो विद्यालय का संबंध किससे होगा, शिक्षा से होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। 72 क्वेश्चन है, जो संबंध दीवार का ईंट से है वही संबंध किताब का किससे होगा, पृष्ठ से होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसी तरह का और है, जो संबंध फूल का कली से वही संबंध फल का किससे होगा, फूल से ही होगा। क्योंकि फूल कली से हमारी फूल बनती है और फूल से ही हमारा क्या बनेगा, फल बनेगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। देखिए प्रश्न संख्या 74 व 75 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला क्या है क्वेश्चन, पास को इस तरह से लिखा है तो फेल को किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो पी के बाद देखिए क्यू आता है, ए के बाद हमारा बी आता है, एस के बाद टी आता है और यहाँ पे भी एस के बाद टी आता है। तो इसी प्रकार से हमें इसमें भी फॉलो करना है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, आई के बाद जे आता है, एल के बाद एम आता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, जी बी जे एम, जी बी जे एम हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यानी कि अगर एम ओ को हम इस तरह से कोड में लिखते हैं तो एच जे को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एम है वो 13वें नंबर पे आता है, ओ जो है वो 15वें नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार एच जो है आपका आता है 8वें नंबर पे और जे आता है 10वें नंबर पे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब 76 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का लड़की के साथ क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिता पुत्री का। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए इसको हम समझते हैं कैसे कि एक लड़की है, मान लो गर्ल बोल देते हैं इसको हम, और एक लड़का है, आदमी है, वो दोनों जा रहे हैं साथ में। ठीक हो गया। अब आदमी से किसी ने पूछा कि ये आपकी लड़की जो आपके साथ चल रही है वो आपकी क्या लगती है। तो इन्होंने क्या कहा, अंकल ने क्या कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं, यानी कि इनके अंकल क्या होंगे, इस लड़की के अंकल के अंकल है। इस लड़की के अंकल कौन हुए, कोई अंकल होंगे, तो इनके भी अंकल क्या हुए, ये वाले अंकल हुए। ठीक है। यानी कि अगर इस लड़की के चाचा जो होंगे तो वो उस लड़की के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। ठीक है, दादा लगेंगे। और अगर ये इनके चाचा हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति था उसके अगर वो चाचा हैं तो ये क्या होंगे, पिता पुत्री के जैसा ही इनका क्या होगा, संबंध होगा। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि बी एवं सी ए का भाई है। बी एवं सी क्या है, ए के भाई हैं। किसके भाई हैं, ये ए के भाई हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जेंडर हमें नहीं पता, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, सी की माँ डी है। अब इनकी जो माँ है वो क्या है, डी है, माँ है। ठीक है, तो सी की माँ क्या है, डी है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, तीनों भाई बहन हैं, तो इनकी मम्मी क्या होगी, डी होगी। ए के पिता ई है, इनके पिता कौन है, ए है, यानी कि ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से निश्चित रूप से कौन सा संबंध नहीं होगा ये बताना है हमको। ठीक है, अब ये तो एक पूरी फैमिली बन रही है, ये क्या हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, ये इनके माता पिता हैं, ये सी ए डी करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बी और सी का हमें जेंडर नहीं पता है, बस इसका पता है कि ये एक लड़का है जो कि भाई है। बी और सी में से कौन बहन है या भाई है वो हमें नहीं पता है। तो इसमें से जो नहीं होगा संबंध वो हमें बताना है। तो ई का पुत्र बी है, तो ई का पुत्र बी है, सॉरी यहाँ पे ई था, ई का पुत्र बी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ई का पुत्र बी है, तो हो सकता है जो ये बी था वो क्या हो, पुत्र हो। ठीक है, लेकिन देखते हैं, अगर ये हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि हमें नहीं पता ये चीज़। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बी का पिता ई है। अब बी का तो पिता है ही ई। ठीक है, देखिए बी के ये जो तीनों हैं ये भाई बहन ही हैं, बी सी और ए के हैं, तीनों भाई बहन हैं, तो ई के हैं पिता है, ये तो बात सही है। ठीक है, डी का पति ई है, तो डी का पति ई है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी सही है बात। डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र क्या है, ए है, ये तो पुत्र है, ये पता ही था हमको। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ई पुत्र है या पुत्री है ये हमें नहीं पता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस शब्द युग्म को चुनिए जो अन्य युग्मों से भिन्न है। ठीक है, तो यानी कि देखो घोड़ा अस्तबल में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, लेकिन क्या जो शेर है, शेर भी जंगल में रहता है लेकिन वो जंगल को बनाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो घोड़ा है वो अस्तबल क्या होता है, निर्मित किया जाता है, तब जाके वो घोड़ा रहता है वहाँ पे। मनुष्य जो है वो भी घर बनाता है तब उसमें रहता है, चिड़िया भी अपना घोंसला खुद से बनाती है। तो जो भिन्न होगा वो क्या होगा, शेर जंगल को बनाता नहीं है, शेर वो पहले से बनाया होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक हो गया। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत या विजातीय शब्द का चयन कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे बताना है अलग कौन सा है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे टीम्स में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैडमिंटन है इसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
80 क्वेश्चन है, किसी गुप्त भाषा में यदि बेंगलोर को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि बी को क्या लिख रहा है 4 लिखा है, ए को क्या लिखा है 1 लिखा है, एन को क्या लिखा है 3 लिखा है और जी को क्या लिखा है 5 लिखा है। इसी प्रकार ए को फिर से क्या लिखा है 1 लिखा है, एल को क्या लिखा है 7 लिखा है, ओ को 8 लिखा है और आर को 3 लिखा है और ई को क्या लिखा है 2 लिखा है। तो इसी प्रकार से हमें इनको अलग अलग से लिख लेना है। ठीक हो गया। तो उसी प्रकार से हमें देखना है कि जी को सबसे पहले क्या लिखा गया था, तो जी को लिखा गया है 5, तो 5 तो देखिए सब में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है बी है, बी को क्या लिखा था इन्होंने 4 लिखा था, तो 4 भी सभी में है। ठीक हो गया। उसके बाद ए है, 1 किस किस में है, तो 1 भी सभी में है, 3 तक तो सभी में है। यानी कि देखिए 1 3 2, यहाँ पे थोड़ा चेक करने की जरूरत है 5वें लेटर को। ठीक है। यहाँ तक तो सबका ही सेम है। 5वां लेटर कौन सा हमारा ए है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए जो 5वां लेटर है वो हमारा क्या है ए है। इसी से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था। ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसमें 80 वाले में वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए 81 क्वेश्चन है, किन चिन्हों को परस्पर अदल बदल करने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें आपस में इन चिन्हों को क्या करना है, चेंज करना है। इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो 24 के बराबर आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। फिर इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे यहाँ पे तो 24 के बराबर आएगा नहीं आएगा देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे इस पे आएगा। देखिए इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 35, यहाँ पे प्लस को हमें करना है डिवाइड 7 इंटू एज इट इज़ रहेगा 5, यहाँ पे प्लस आ जाएगा डिवाइड की जगह पे -6, तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। तो 7 पंचे 35 होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 5 प्लस यहाँ पे 5 भी था +5 -6। ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है 24 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आंसर सही हो गया। अब 82 क्वेश्चन है, विंड को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो EVZO को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो रीजनिंग तो कोई फॉलो हो नहीं रही थी। ठीक हो गया। तो क्योंकि एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है। और ये आंसर जो है नहीं निकल रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ एक लेटर यहाँ पे मैच हो रहा था, वो था जेड। ठीक है। जेड के बाद क्या आता है, वो आता है ए। ठीक है। तो ए 3rd नंबर पे कौन सा है, वो इसमें है, तो यही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए डब्ल्यू के बाद जो डी है, यानी कि जो डब्ल्यू के बाद जो डी है वो आता है +7 पे। ठीक हो गया। आई के बाद आर कितने नंबर पे आता है +9 पे। ठीक है। एन के बाद एम कितने पे आता है +1 पे। ठीक है। और डी के बाद डब्ल्यू कितने पे आता है -7 पे। ठीक हो गया। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो देखिए +7 होना चाहिए, यहाँ पे +7 करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए था एल, लेकिन एल कोई ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रीजनिंग का पता नहीं चल पा रहा है, तो जिससे हम ये जेड के थ्रू ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, अगर ब्रिज को इस तरह से लिखा जा सकता है तो फ्रूट को किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें +3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ई के बाद जो बी के बाद जो ई आता है वो +3 पे आएगा, आर के बाद यू +3 पे, आई के बाद एल +3, डी के बाद जी +3, जी के बाद जे +3, ई के बाद एच +3 पे आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से एफ के बाद देखिए तो फ्रूट को यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, एफ के बाद 3rd नंबर पे जो आता है वो आता है आई। ठीक हो गया। तो आई सब में आ रहा है। आर के बाद 3rd नंबर पे क्या आता है यू, RSTU आता है। ठीक हो गया। और उसके बाद यू के बाद 3rd नंबर पे क्या आता है एक्स आता है। उसके बाद आई के बाद 3rd नंबर पे क्या आता है एल आता है, और टी के बाद 3rd नंबर पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है IUXLW, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 84 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो पोस्ट मास्टर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे पूछ रखा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पे आप हर शब्द को देखेंगे कि ये कितने बार दे रखा है। ठीक हो गया। तो इसका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग, इन लेटर्स का प्रयोग अगले वाले इनमें होना चाहिए। ठीक है। और जो इसके प्रयोग से नहीं बना है वो हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर लिखा है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए POSTER, तो पोस्टर तो बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है टोस्टर, तो टोस्टर भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए TOASTER, ठीक है, तो टोस्टर भी बन रहा है। ठीक है। स्टॉप भी बन जाएगा STOP। ठीक हो गया। तो स्टॉप भी बन रहा है इससे, तो लेकिन देखिए ये पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी को एक ही बार दिया गया है इस वाले शब्द में। ठीक हो गया। तो इस वाले शब्द में पी को एक ही बार दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है, अर्चना सुषमा से बड़ी है। ठीक है। तो अर्चना को हम ए मान लेते हैं और सुषमा को एस मान लेते हैं। ठीक है। तो एस हमने ये मानी सुषमा और अर्चना को माना ए। ठीक हो गया। तो क्या बोल रखा है कि अर्चना जो है सुषमा से बड़ी है, तो हाइट के हिसाब से ले लेते हैं हम। ठीक है। तो अर्चना जो है सुषमा से बड़ी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा है कि भारती अर्चना से बड़ी है। अब जो भारती है वो अर्चना से भी बड़ी है। अर्चना से भी बड़ी कौन है, भारती है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर हमने इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर बना दी। ठीक हो गया। पर दुर्गा से छोटी है। ठीक है। भारती अर्चना से बड़ी है, लेकिन क्या है दुर्गा से भी छोटी है, यानी कि दुर्गा इससे भी लंबी है। डी इसको मान लिया हमने। दुर्गा सुषमा से बड़ी है। अब दुर्गा जो है वो सुषमा से बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है पहले से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सुषमा भारती से छोटी है।
ठीक हो गया। अब देखो सुषमा जो है भारती से छोटी है, ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक हो गया। एवं गीता, ठीक है, और लास्ट में लिखी थी कि गीता सबसे बड़ी है, तो गीता क्या है, सबसे बड़ी है। हाइट अगर इसकी गीता की सबसे बड़ी बना दी जाए तो गीता सबसे आगे आ जाएगी। अब इसमें बताना है कि सबसे छोटी कौन है, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटी कौन है, सुषमा सबसे छोटी है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुषमा सबसे छोटी है। ये आप हाइट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो या एज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। लड़कों की एक कतार में प्रमोद दाईं ओर से 12वें तथा सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो प्रमोद जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे बैठा है, 12वें नंबर पे बैठा है, लेफ्ट साइड से। ठीक हो गया। और इसी लाइन में राइट साइड से 15वें स्थान पे कौन बैठा है, सुबोध बैठा है। कौन से स्थान पे, 15वें नंबर पे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आगे लिखा है कि यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो सुबोध बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो यानी कि अगर ये दोनों अपनी सीट को चेंज कर लें आपस में, तो जो सुबोध है यहाँ से कौन से स्थान पर चला जाता है, 17वें स्थान पर आ जाता है। ठीक हो गया। 17वें स्थान पर आ गया। तो प्रमोद और सुबोध के बीच में कितने लड़के हैं ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से वो पहले 15वें स्थान पे था, तो वे क्या हुए, एक दूसरे की सीट उन्होंने चेंज कर ली। तो यानी कि ये यहाँ से 12वें पे था, ठीक है, और सुबोध कौन से नंबर पे था, 15वें पे था। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे होंगे, एक लड़का बैठा होगा। ठीक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। नोट, प्रश्न संख्या 87 से 88 में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे सार्थक क्रम दिखाना है हमको। देखिए लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना। तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगी लकड़ी, तो 1 आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लकड़ी के बाद क्या बनेगा, ठीक है, लकड़ी क्या जाएगी, कारखाने पे जाएगी, तो 3 आएगा इसमें। ठीक हो गया। कारखाने में जाके क्या होगा, फिर उसका पहले सबसे पहले कागज बनेगा। ठीक हो गया। तो 4 आ जाएगा इसमें। कागज बनने के बाद क्या होगा, किताब छापेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या होगी, किताब बनेगी। तो यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें क्या होगा, 1 3 4 5 2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब इसी तरह से क्या है, 88 क्वेश्चन है, इसी तरह से हमें इनको क्रम में बताना है। तो सबसे पहला क्या होता है, बिंदु होता है। ठीक हो गया। तो बिंदु किसमें है, सिर्फ इसी ऑप्शन में 5 है। उसके बाद बिंदु के बाद क्या बनती है, रेखा बनती है, तो 2 आ गया इसके पीछे। ठीक हो गया, 2 नंबर हो गया। उसके बाद पहले बिंदु बनेगा, फिर बिंदु से रेखा बनेगी, फिर रेखा से क्या बनेगा, कोण बनेगा, कोण से फिर क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, फिर त्रिभुज के बाद ही क्या बनेगा, लास्ट में वर्ग बनेगा। तो इसका जो राइट पैटर्न है वो यही है, 5 2 3 4 1। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बड़े पुत्र की आयु हम मान लेंगे x है और छोटे पुत्र की आयु हम मान लेंगे कि y है। तो प्रश्न में कहा गया है कि पिताजी की आयु क्या है, बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद प्रश्न में ये भी कहा गया है कि जो बड़ा बेटा है और जो छोटा बेटा है उनके दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 15 है। तो x - y = 15, ये दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद प्रश्न में ये भी कहा गया है कि 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद क्या देखेंगे आप कि जो पिताजी की आयु है उसमें भी क्या होगा, 10 साल ऐड हो जाएंगे, और जो छोटे पुत्र की आयु है उसमें भी 10 साल पहले ऐड हो जाएंगे। तो मान लिया हमने कि पिताजी के एज को हमने p से डिनोट कर दिया है, तो p + 10 कर दिया। यहाँ पे y छोटे पुत्र की आयु थी जो कि y + 10 ईयर बाद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या बोला है कि जो पिताजी की आयु है वो जो 10 साल बाद है छोटे बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो पिताजी की जो आयु आएगी वो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 × y कर देंगे और 3 × 10 कर देंगे। ठीक हो गया। 3y + 30 आ जाएगा। यहाँ पे जो ये 10 था वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक हो गया। अब पिताजी की आयु का जो फॉर्मूला निकला, जो पिताजी की आयु का जो इक्वेशन बना वो क्या बना, पिताजी की आयु बराबर 3y + 20 बना। लेकिन हमें पता है जो इक्वेशन 2 बनी है यहाँ पे से हम y निकाल लेंगे। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y को यहाँ भेज देंगे और 15 को यहाँ भेज देंगे। ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा, x - 15 बन जाएगा = y। ठीक हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 15। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 × x - 15 + 20 ये हो गया। तो इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को x - 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 45 + 20। तो -45 में से 20 चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 25 आ जाएगा 3x के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या थी, ये पिताजी की आयु बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, पिताजी की आयु बराबर 3x - 25, इक्वेशन 3 बन गई। अब देखिए जो हमने पहली इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी, पिताजी की आयु बराबर 2x ली थी। तो पिताजी की आयु अगर हम p ही ले रहे हैं तो बराबर कितना हो गया, 2x के बराबर हो गया। तो ये क्या होंगे, ये दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अगर हम इनको माइनस करें तो ये कट गए इस तरफ से, तो यहाँ से 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो यहाँ पे माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे x - 25 = 0 अगर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। यानी कि x क्या था हमारे पास, बड़े पुत्र की आयु थी, यानी कि x बड़े पुत्र की आयु कितनी है, 25 है। तो पिताजी की आयु हमें ज्ञात करनी थी, पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, जो कि 2x के इक्वल है।
ठीक है, पिताजी की आयु कितनी थी, 2x के इक्वल थी, तो 2 × 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 वर्ष पिताजी की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन। राम ने एक बैंक से 600 रुपये का एक चेक भुनाया। बैंक ने उसे 10 और 5 के कुल 72 नोट दिए। बैंक द्वारा उसे 10 रुपये के कुल कितने नोट दिए गए। तो बैंक द्वारा 10 रुपये के कुल कितने नोट दिए गए ये हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं मैं आपको। हमने मान लिया कि जो 10 के नोट थे वो कितने हैं, x हैं। क्या मान लिया, 10 के नोट कितने हैं, x हैं, और 5 के नोट कितने हैं, y हैं मान लिए। ठीक हो गया। तो फिर दोनों नोटों को मिला के, यानी कि 10 के नोट और 5 के नोट मिला के कितने नोटों की संख्या कितनी है, 72 है। यानी कि इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, x + y = 72। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरा, स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि 10 के और जो 5 के नोट हैं, मतलब वहाँ से उन्होंने बैंक से कितने रुपये निकाले, 600 रुपये निकाले। ठीक है। तो 600 रुपये निकाले तो कुछ 10 के नोट होंगे, कुछ 5 के नोट होंगे, तो यानी कि 10x + 5y = 600 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें इक्वेशन को एक जैसा बनाना होता है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हुए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, किसी एक वेरिएबल को, या तो x को या y को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इंटू करना ज़्यादा ईजी रहेगा अगर हम इक्वेशन 1 को 5 से इंटू कर दें। तो इससे क्या होगा, वेरिएबल y कट जाएगा। ठीक है। तो जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाता है, 5x + 5y = 360। ठीक हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन थी, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस लग जाएगा। माइनस लगने की वजह से एक प्लस माइनस माइनस, ये पूरा कट जाएगा। -10 में से अगर 5 जाएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे -600 में से 360 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5x इक्वल टू कितना आएगा, 240 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 240/5 आ जाएगा। तो जैसे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। यानी कि x हमने क्या माना था, x माना था कि माना 10 के कितने नोट हैं, है ना, 10 के नोट माने थे हमने कितने, x। तो x की क्या वैल्यू निकली, 48 निकली। अगर हमें 5 के पूछे होते तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, तो यहाँ से हमें y मिल जाता जो कि 5 के नोट होते। ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें सिर्फ ये पूछा गया था कि 10 के कितने नोट हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 48। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है C, 48। 91 क्वेश्चन है, पिता की आयु 60 वर्ष है और पुत्र की आयु 30 वर्ष है। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, उस समय पुत्र की आयु क्या थी। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु इसमें दे रखी है, तो हमें पहले की आयु बतानी है। ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो देखिए, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है। तो हम क्या मानेंगे कि कुछ वर्ष पहले, क्योंकि वहाँ पे वर्ष ये नहीं दे रखा कि कितने समय पहले, तो उस समय को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि कितने वर्ष पहले की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा कि माना कुछ समय पहले, यानी कुछ वर्ष पहले। तो कुछ वर्ष यानी कि जो क्या है, वर्ष ले रहे हैं हम, x क्या ले रहे हैं, वर्ष ले रहे हैं। तो उस समय यानी कि कुछ समय पहले, उस समय क्या थी, पिता की आयु क्या होगी, वो जितने भी वर्ष हैं 60 - x हो जाएगा। ठीक हो गया। उसी प्रकार पुत्र की आयु में भी क्या होगा, 30 - x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि कुछ समय पहले क्या था कि जो पिताजी की आयु थी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक हो गया। तो कुछ वर्ष पहले पिताजी की आयु कितनी है, 60 - x है, इक्वल टू पुत्र की आयु कितनी है, 30 - x है, जो कि हमें प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो 3 से इंटू कर देंगे बस। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 60 - x ऐसे रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90 - 3x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एक जैसे टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे तो 90 - 60 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 3x एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ये x प्लस में आएगा, माइनस में है तो इस तरफ लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से 90 - 60 30 हो जाएगा, -3x + x यानी कि माइनस का 2x आ जाएगा। इस -2x को इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 2x आ जाएगा। तो 30/2 यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, x बराबर 15 वर्ष। यानी कि जो 15 वर्ष आ रहा है कि ये जो कुछ समय पहले की बात हो रही है, तो कितने समय पहले की बात हो रही है, 15 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 15 वर्ष पहले हमें बताना है कि जो बेटे की आयु थी, पुत्र की आयु थी, वो कितनी थी। तो अभी वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 30 है। तो 30 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। यानी कि 15 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी वो कितनी थी, 15 थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 वर्ष। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें हमें स्पेलिंग देखनी होती है। तो देखिए इसमें PARA और L तक क्या हो रहे हैं, सारे सेम ही लग रहे हैं, PARA L तक। ठीक है। तो L के बाद सबसे पहला तीसरे स्थान पर बताना है हमें कौन सा शब्द आएगा इसमें शब्दकोश में। तो देखिए L के बाद तो L आएगा, ये तो पहला स्थान हो गया। ठीक है। हमें तीसरा वाला बताना है। अब तीसरा, इसमें से दूसरा कौन सा आएगा, L के बाद जो शब्द आएगा
देखिए y भी सभी में है तो दूसरे नंबर पे इनमें से कोई भी आ सकता है। अब y के बाद देखेंगे हम कि क्या आ रहा है। तो y के बाद देखिए यहाँ पे s आ रहा है और यहाँ पे भी s आ रहा है, तो इन दोनों में से दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे इसी में से हो सकता है। तो उसके बाद देखिए e पहले आता है तो ये दूसरे नंबर पे हो गया, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये वाला आएगा पैरालिसिस। तो शब्दकोश में तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, पैरालिसिस। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए 93 क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या गिननी है। ठीक हो गया। तो हम ये दोनों एक जैसे ही बने हुए हैं, एक आयत जैसा दे रखा है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, तो हम नीचे के गिन लेते हैं तो ऊपर उसका डबल कर देंगे। ठीक हो गया। तो देखिए पहला क्या है, पहला त्रिभुज ये है 1, फिर दूसरा त्रिभुज ये हो गया 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक हो गया। छठा हो गया ये वाला। तो इस प्रकार तो 6 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 12। 94 क्वेश्चन का आंसर देखिए, पहला वर्ग ये हो गया, पहला वर्ग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 ये हो गए 6, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया और नौवां रहा ये वाला। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन है, चित्र में कितने घन हैं। तो देखिए एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ये क्या है, तीन, दो घन के नीचे एक तीसरा घन ऊपर उठा रखा है, तो इसके नीचे दो घन और होंगे, तो 3 तो ये हो गए, इसके नीचे एक घन और इसके नीचे भी एक और घन होगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल कितने घन हैं, 10 घन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 क्वेश्चन है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, यानी कि एक नदी बह रही है कहीं पे, तो उसके किनारे पे, नदी के किनारे मतलब एक आदमी खड़ा है यहाँ पे मान लो, तो वो कहाँ खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन उसकी क्या है यहाँ पे, इस तरफ को क्या है, पीठ है। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे पीट करके खड़ा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ इस तरफ को क्या बह रही है, एक कोई वस्तु बह रही है जो कि लेफ्ट से राइट को बह रही है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या है, पश्चिम है, और इस साइड क्या है, पूर्व है। ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है। तो मेरा मुंह किस ओर है, तो मुंह किस ओर है ये बताना है। तो मुंह किस ओर होगा, यहाँ पे लेफ्ट से राइट, यहाँ पे पीठ करके एक आदमी खड़ा है या मैं खड़ी हूँ, तो मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट एक कोई चीज़ भी बह रही है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे मुंह किस किस ओर होगा, अगर आप दिशा बनाएंगे तो पूरब, पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण आएगा। ठीक है। तो उत्तर की तरफ क्या होगा, मेरा मुंह होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तर की ओर। 97 क्वेश्चन है, रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर जाती है। ठीक है। अपनी दाहिनी तरफ मुड़कर 20 मीटर और जाती है। तो सबसे पहले रमा किस तरफ को जा रही है, पश्चिम, पश्चिम को इस तरफ को होता है। ठीक है। कितने मीटर गई, 20 मीटर गई वो। ठीक है। उसके बाद वो कहाँ मुड़ गई, दाहिनी तरफ मुड़ गई। अपनी दाहिनी तरफ मुड़ेगी तो कितने मीटर जा रही है, 20 मीटर फिर जा रही है। ठीक हो गया। अपनी बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलती है। अब यहाँ से जब वो दाहिनी ओर मुड़ के 20 मीटर चली थी, उसके बाद वो कहाँ मुड़ रही है, अपने बाईं ओर मुड़ रही है। तो बाईं ओर मुड़ी तो कितने मीटर चली, 15 मीटर चली। ठीक हो गया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर से क्या चलती है, 20 मीटर फिर से चलती है। ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। तो उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो प्रथम स्थिति कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और अंतिम स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए 20 मीटर ऑलरेडी चल चुकी है और लास्ट जो दूरी है वो यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 15 मीटर और है। तो 20 में अगर हम 15 जोड़ दें तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 मीटर की दूरी पे वो खड़ी है, न्यूनतम दूरी पे, जहाँ पे वो स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट उसका था। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 मीटर। 98 क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस प्रकार होगी। तो इसके लिए आपको एक घड़ी बनानी पड़ेगी, उसमें टाइम दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व। ठीक हो गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए किसी भी महीने में एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। एक ही फरवरी जो होती है वो 28 दिन की या 29 दिन की होती है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा 30 और 31 दिन का कोई महीना होता है। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 मार्च को क्या है, रविवार है। तो उससे पहले के आप जितने भी शनिवार आ रखे हैं, जितने भी रविवार आ रखे हैं, उसको आप देख लेंगे कि कितने आ रखे हैं, उसके बाद वालों को भी काउंट कर लेंगे। तो जब काउंट करेंगे तो देखिए 16 मार्च को क्या था, रविवार था, लेकिन हमें रविवार को गिनना नहीं है, हमें क्या गिनना है, शनिवार और सोमवार को। तो 16 मार्च को रविवार था तो 15 मार्च को क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है। तो 15 से पहले जितने शनिवार आएंगे वो हम काउंट कर लेंगे। तो 15 से पहले शनिवार गिनने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम 7 को माइनस करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, एक तो 15 को शनिवार आएगा, दूसरा शनिवार हमारा आएगा 8 को, और एक आएगा 1 तारीख को। ठीक है। तो यानी कि 15 से पहले कितने शनिवार हो गए, 15, 18 और 1 को हमारे कितने शनिवार हो गए, 16 से पहले वाले। और 16 के बाद वाले जो शनिवार होंगे वो होंगे 22 और
24। वो कैसे निकालेंगे हम? 15 में फिर हम फिर 7 ऐड कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे। तो इस तरह से जितना महीना खत्म होने से पहले पहले हमारे कितने आंसर आ जाएंगे, जो शनिवार हैं वो आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे कितने आ गए? शनिवार आ गए। तो शनिवार अगर 5 आ गए हैं तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? सोमवार भी निकाल लेंगे। तो 16 को रविवार था, तो 16 को रविवार था, तो सोमवार भी गिनने हैं, तो 17 को क्या होगा? सोमवार होगा। तो 17 के हिसाब से, अब 17 के हिसाब से हम पहले के निकालेंगे सोमवार, तो वो आएगा 5 और 10। 5 और 10 को क्या होगा? सोमवार होगा। उसके बाद 17 के बाद निकालेंगे तो वो आएगा 24 और 31। तो 24 और 31 को क्या आएगा? हमारा सोमवार आएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 और एक 3 को भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 5 शनिवार और 5 सोमवार, इसका राइट आंसर आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद के दिन कौन सी तारीख होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहला सोमवार के बाद हमको तीसरे सोमवार तक पहले निकालना पड़ेगा। तो तीसरे सोमवार आपका जब आएगा तो उसके बाद तीसरे सोमवार के तीसरे शनिवार को आपको गिनना होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा शनिवार, वो आपका आंसर आएगा 21वां दिन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको फर्दर कोई डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। और अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब हम जल्द ही सबसे पहले जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वो उनके आंसर्स हमें सिर्फ बताने होते हैं। रीजनिंग और मैथ्स को हम सॉल्व करेंगे, जितने भी पेपर्स मेरे पास हैं अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।